Hello students, chapter 12th, the national movement 1919 to 1947। लॉन्ग पीरियड ऑफ इवेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ होंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको कांग्रेस का फॉर्मेशन, कांग्रेस का स्प्लिट, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, साथ में पार्टीशन ऑफ बंगाल और उसके साथ जो आर्म्स एक्ट आया था और राउल्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको कंडीशंस पता है कि क्या क्या हो रहा था कंट्री में, और उसके बाद एक मैजिकल पर्सन गांधी जिनको हम कहते हैं 1916 में आए। तो ये सारा का सारा पूरा पीरियड गांधी एरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पीरियड में राइज है सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का, सबसे बड़ा रोल है लाला लाजपत राय का, राम प्रसाद बिस्मिल का। तो वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ बुक में होंगी, कुछ सारी चीज़ें बुक में नहीं होंगी, तो उनको हम नहीं समझेंगे, ठीक है ना। गांधी जी को हम समझेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तभी वो इंडिया आए 1916 में, और 17 तक उन्होंने लगभग कंट्री को विज़िट किया 17 और 18 में, और 1990 में उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया, मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब था क्या, थे तो गांधी जी बैरिस्टर वकील थे, लेकिन अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट किया था और वहाँ पे उन्होंने आश्रम बनाया था, टॉलस्टॉय आश्रम, अभी भी अफ्रीका में है। गांधी जी की जो नई जनरेशन है, 5वीं या 6वीं जनरेशन में एक मतलब लेडी हैं, वो उस आश्रम की देखरेख आज भी करती हैं। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे लियो टॉलस्टॉय से, तो उसी के नाम पे उन्होंने अपने आश्रम का नाम टॉलस्टॉय रखा हुआ था। अर्ली लाइफ गांधी जी की आप पढ़ लेंगे, जैसा आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर 1969 में वो पैदा हुए थे पोरबंदर गुजरात में, फिर वो नटाल गए थे अफ्रीका, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने केस लड़ा था बिस्मिल्ला सेठ के लिए, वहीं से इमर्ज हुए, उन्होंने कांग्रेस बनाई वहाँ पे सबसे पहले। अब कांग्रेस ही क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि जो अमेरिकन जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है। तो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस आज के जैसी नहीं है, कांग्रेस का मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कंट्री के लिए खर्च करना चाहती है। तो हर जगह हमेशा आपको कांग्रेस का नाम मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ उन्होंने बनाई, वहाँ पे स्टार्ट किया, लोगों को राइट्स दिलाना स्टार्ट किया, और उसके बाद वो इंडिया आए। तो उसी टाइम पे क्या था, जब उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया तो वो स्प्रेड हुआ, लोग समझे, और सत्याग्रह ने मैसिव मूवमेंट टाइम लिया 1919 में। तो हम ये कहते हैं कि 13 मार्च को सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था 1990 में। अब उसी टाइम पे आया था रॉल्ट सिडनी एक्ट, ठीक है। तो एक जो हमारे मतलब ब्रिटिश के गवर्नर थे, उन्होंने ये एक्ट लाया था रॉल्ट एक्ट। अब रॉल्ट एक्ट था क्या, रॉल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी लोग थे, जैसे आपने पहले पढ़ा कि आर्म्स एक्ट, कोई बिना लाइसेंस के गन नहीं रख सकता, और इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश आर्मी किसी को भी कभी भी पकड़ के जेल में डाल सकती है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। समझ में आया, मतलब एविडेंसेस नहीं चाहिए उन्हें, वो सीधा पकड़ के डाल सकते हैं। तो इसका विरोध होना चालू हो गया इस एक्ट का। तो लाला लाजपत राय, बाकी सारे लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, गांधी जी ने भी सत्याग्रह स्टार्ट किया, और उसी टाइम पे इसी एक्ट के बेसिस पे पंजाब के जो लोकल लीडर थे 2, उनको अरेस्ट किया गया। तो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में बहुत सारे लोग, ठीक है ना, और जलियांवाला बाग पे। तो जो जनरल डायर था, जे मतलब आर्मी ऑफिसर था, उसने वहाँ लोगों पे गन चलवा दी, लोग मर गए। तो लगभग 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पे मरे, ठीक, कहाँ पे, जलियांवाला बाग मैसकर पे। तो जलियांवाला बाग कब हुआ, 1990 में हुआ। क्यों हुआ था ये अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पंजाब के जो लोकल लीडर थे उनको रॉल्ट एक्ट की फेसेस करते हुए ब्रिटिश आर्मी ने पकड़ लिया, और उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था पूरा पंजाब एक साथ इकट्ठा होकर, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। और जनरल डायर ने गोली चलवा दी। अब गोली चलवा दी तो वहाँ पे सबका अटेंशन जाएगा, लेकिन फिर भी जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने गांधी जी को वहाँ नहीं पहुँचने दिया,
ठीक है ना। तो ये सब जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1990 में हुआ था, जलियांवाला बाग मैस्कर। और यहाँ से ही सबसे पहले पूरा पंजाब और सिंध रीजन था, ये रीजन एक्टिव हुआ किस लिए, इंडिपेंडेंसी के लिए। पहले हमने आपको बताया था कि 3 एरिया एक्टिव थे, कौन कौन सा, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। और अब यहाँ से लाहौर एक्टिव होगा, पूरा पंजाब एक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तान जो है आधा पंजाब तो हमारा उसमें चला गया है, ठीक है ना। तो पूरा पंजाब इसके बाद एक्टिव हुआ और यहीं से राइज धीमे धीमे स्टार्ट हुआ भगत सिंह का। तो डायर ने ये किया, लोगों पे गोलियां चलवा दी, लोग मारे गए, मतलब बुरी तरह से मारे गए। तो गांधी जी को एक टाइटल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, केसर ए हिंद का, तो वो उन्होंने वापस कर दिया उसी टाइम पे, ठीक है। अब इसी टाइम पे एक चीज़ क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। मुस्लिम जो कम्युनिटी है, ठीक है, तो उस कम्युनिटी के साथ क्या है, मतलब अगर आप चाइना के उस पार जाएंगे मंगोलिया प्लेट्यू पे, तो वहाँ पे एम्पायर होता था, ठीक है। और वहाँ पे जो एम्पायर था उसको कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। और जब कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं और जो पंजाब के पाकिस्तान के साइड में मुस्लिम थे, पहले इंडिया ही एक साथ था, तो उन लोगों ने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, या जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइडेशन चल रहा था, वो धीमे धीमे यूनाइट होने लगा वापस आके। और इस मूवमेंट पे 2 चीज़ें एक साथ हो गई, एक तो खिलाफत आंदोलन एक साथ लॉन्च हो गया और गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक साथ लॉन्च हो गया। तो ये मैसिव मूवमेंट बन गया। गांधी जी ने कहा भी कि अगर लोग साथ दें तो 2 साल में हमें इंडिपेंडेंसी मिल जाएगी। तो ये दोनों जो खलीफा थे वहाँ के, ठीक है ना, मंगोलिया प्लेट्यू पे जो एम्पायर था, तो उनका एम्पायर छीन लिया गया था, तो उसके अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च हुआ। अब खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये दोनों मिक्स हुए, तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट बना, समझे। और यह अली ब्रदर्स थे, उनको याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन को लॉन्च किसने किया था, तो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन दोनों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और गांधी और कांग्रेस लीडर नॉन कॉपरेशन चला रहे थे, साथ में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो ये बहुत बड़े मूवमेंट तो बने और ब्रिटिशर्स को यहाँ प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम क्यों होने लगी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब था ब्रिटिशर्स के साथ हम कॉपरेशन नहीं करेंगे, उनकी फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे, उनकी एजुकेशन नहीं लेंगे। तो अभी ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़के आए हैं, और जब भी कोई वॉर लड़ता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और नुकसान झेल के आए हैं। और यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशंस ख़राब होने लगी। जब इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होने लगी, तो इंडिया में उन्होंने जो सोचा था कि बिज़नेस कर लेंगे, वो बिज़नेस यहाँ फेल होने लगा। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थोड़े से वीक होने लगे, डिसबैलेंस होने लगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, ठीक है ना। अब देखो ये लिखा भी है, खिलाफत कमेटी लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 31 अगस्त 1920, गांधी वाज द फर्स्ट टू ज्वाइन। तो ये दोनों मूवमेंट एक साथ ज्वाइन हो गए, ठीक है ना। और हुआ क्या, गोरखपुर के पास यूपी में चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट इस तरह का हो जाता है कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपना वापस ले लेता है। तो इन चीज़ों पे हम डिस्कशन ऑफलाइन मोड पे करेंगे, ठीक है ना, कि क्या डिसीजन था, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, गांधी जी का आइडिया क्या था, क्या आइडियोलॉजी था। तो वो जो आइडिया लोग लेके चले थे कि हम नॉन कॉपरेशन को चलाएंगे और 2 या 3 साल में इंडिपेंडेंसी ले लेंगे, तो गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन वापस ले लिया तो मूवमेंट ही ख़त्म हो गया। और जब मूवमेंट ख़त्म हो गया तो इंडिपेंडेंसी की तो बात ही नहीं आएगी, तो हमारी इंडिपेंडेंस यहाँ पर चूक गई। अब यहीं पर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी, ठीक है ना। तो मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, इन नए लोगों ने आके, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े लीडर हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, बैरिस्टर हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े, बहुत ही लेजेंडरी पर्सन हैं ये सारे के सारे लोग, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अब ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। अब ये जब पढ़े लिखे लोग थे तो इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे कि सिस्टम कैसे चलेगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो स्वराज पार्टी के आइडिया से लिए गए हैं। तो इन्होंने ये काउंसिल्स बनाया। 1923 में इलेक्शन, मतलब स्वराज पार्टी बन गई, पावर में आ गई, थोड़ा समझने लगी, काउंसिल इलेक्शन बनने लगे, स्वराज पार्टी ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करा दी। द स्वराजिस्ट वांटेड टू कंसिस्ट द काउंसिल इलेक्शन एंड वर्क द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन। द इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हेल्ड इन November 1923। इन दिस इलेक्शन स्वराज पार्टी गेन इम्प्रेसिव सक्सेस।
अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन, ये क्या है? देखिए, अगर इंडिपेंडेंट इंडिया के इलेक्शन हम समझे तो 1952 में ही हुए, लेकिन उससे पहले क्या थी, पावर डायरची थी, डायरची गवर्नमेंट थी, ठीक, या डायरची गवर्नमेंट ही हम कहेंगे। तो जो स्टेट्स थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो प्रिंस के अंडर में थे, तो उनसे तो वो उनका तो कोलेशन था बहुत अच्छा ब्रिटिशर्स के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तो ये स्टेट ऐसे थे जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्यों बना दिया था? क्योंकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी रहे, लोग ज़्यादा डिमांड ना करें। हम उन्हें, मतलब ऐसा है ना कि आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए, हम आपको सिखा रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी कैसे लेनी है और गवर्नमेंट कैसे चलानी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दिए थे, सारे लोग वोट नहीं करते थे, बहुत ही कम लोगों का परसेंटाइल होता था कि वोटिंग करने का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होती थी कि सारे लोग वोट कर सके। तो इस तरह से इलेक्शन हुए 1923 के लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और थोड़ा बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस स्वराज पार्टी का रहा। तो जब ये सारे लोग वहाँ बैठेंगे काउंसिल्स में, तो ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड रखेंगे। तो कुल मिला के एक सिस्टम ऐसा इंट्रोड्यूस हो गया था जिसमें काउंसिल्स में मेंबर्स बैठेंगे और जो ब्रिटिशर्स हेड हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके सामने हम डिमांड रख सकेंगे अपनी बात को। तो एक बात करने का, एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम हमें मिल गया था काउंसिल्स और इलेक्शन के फॉर्म में, कि हम ब्रिटिशर से बात कर सकें, ठीक है ना। तो अब हमने आपको बताया था कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी, ठीक है ना। लोगों ने यहाँ पे जब ट्राइब रिवॉल्ट हुए थे तो लोग रिवॉल्ट करना सीख गए थे, तो बहुत सारे रिवॉल्ट भी यहाँ पे हुए, ठीक है। स्वयं सेवक संघ भी इस टाइम पे बना, जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टीशन के लिए बनी थी, स्वयं सेवक संघ हिंदू के लिए बना, ठीक है। और हिंदूज़ की एक पॉलिटिकल पार्टीज बनी जिसको हिंदू महासभा कहा गया। लेकिन उसके बाद 1927 में एक आया साइमन कमीशन, और इसने सारी चीज़ें बदल दी। कैसे? अभी तक क्या था, जो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव थे उनसे बात करने के लिए हमारे पास क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, और हम अपनी बात कह लेते थे और शायद थोड़ी बहुत बात हमारी सुन ली जाती थी, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कंडीशन थी। लेकिन साइमन कमीशन जब आया 1927 में, तो साइमन कमीशन में एक ऐसा काउंसिल बना जो इंडियंस के लिए डिसीज़न लेगा, और इंडियंस के लिए डिसीज़न लेगा, और उस काउंसिल में एक भी इंडियन नहीं होगा, मतलब सारे डिसीज़न ब्रिटिशर्स ही लेंगे। समझ में आ गया आपको? तो मतलब काउंसिल बना है इंडियंस के लिए, लेकिन उसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं है। तो साइमन कमीशन को अपोज करना स्टार्ट हुआ, और साइमन कमीशन के अपोज में ही लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, उन पर छड़ी चला दी गई, ठीक है। सैंडर्स ने मतलब लाठीचार्ज का ऑर्डर किया, और लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट करते हुए वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो हमने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि लाला लाजपत राय का नॉन कॉपरेशन फेल हो गया था, तो लाला लाजपत राय ने ही लाहौर कॉलेज बनाया था, तो उन्हीं के स्टूडेंट थे, उन्हीं के कॉलेज में पढ़े हुए थे भगत सिंह वगैरह लोग, तो वो इंस्पायर्ड थे बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों ने सैंडर्स को मार के, स्कॉट को मार के लाला लाजपत राय की डेथ का बदला ले लिया। अब नेहरू रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1928 में आई, तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि कंट्री किस तरह से सिस्टम में काम करेगी, कैसा हमारा सिस्टम होगा। तो जैसे वोटिंग हमारी जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने ही 1928 में राइटिंग में दी थी कि हमारा सिस्टम ऐसा होगा, सारे लोगों को वोटिंग का राइट होगा, ठीक है। तो ये एक टाइप से नेहरू रिपोर्ट को हम छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम गवर्नमेंट का कैसा होगा, हम कैसे क्या होंगे, तो उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आया, हेड इसको किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। अब आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक, ये गांधी जी ने लॉन्च किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंसी के लिए प्रेशर बढ़ रहा था। इसी टाइम पे भगत सिंह का हमने आपको कई बार बताया, उसको हम ऑफलाइन समझेंगे, वो चीज़ ऐसी नहीं है कि हम उसको यहाँ पे डिस्कशन कर सकें। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनका, बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, बहुत बड़ा पर्सन है, ठीक है। ऐसे इंसान पैदा नहीं होते बार बार, तो उनको हम बाद में समझेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स आया, तो ये चला। कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, छोटी छोटी सारी पॉलिटिकल पार्टी इसी के साथ थी, ठीक। तो इनका जब आपका सेशन हुआ, लाहौर में हुए सेशंस
कुछ आपके कराची का सेशन है, लखनऊ का सेशन भी है। तो ये सेशंस आप अलग अलग टाइम पे पढ़ेंगे, कब कहाँ पे कौन से सेशन हुए, आगे पढ़ेंगे इन सबको, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस कांग्रेस के जो सेशन है उसमें डिसाइड किया गया कि हम एक फिर से मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट का नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। तो जो भी लॉ थे उन लॉ को हमें तोड़ना था। जैसे आप अगर आगे जब 9th में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या है, लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ों पे, तम्बाकू पे टैक्स, नमक पे टैक्स लगता था। तो ऐसे ही इंडियन में भी इंडियन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ नमक पे भी टैक्स लगता था। अब जो नमक पे टैक्स लगता था उसको ब्रेक करना था, हमें रूल ब्रेक करना था मतलब। तो रूल ब्रेक किया गया, नमक की शॉप्स लगाई गई, लोगों ने खुद से नमक बनाया, खुद की फैक्ट्रीज़ बनाई, और इन चीज़ों पे गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, नेहरू जी को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स के रूल तोड़े थे। तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो ब्लैक लॉ थे ब्रिटिशर्स के वो तोड़े, ठीक है ना। और उसकी वजह से लोगों के अंदर एक वो मतलब स्प्रिट आ गई कि हाँ, नॉन कोऑपरेशन जैसा दोबारा से फील हो सकता है, हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें दांडी मार्च है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए गांधी जी की दांडी मार्च की नमक बनाते हुए फ़ोटो है। ये सारा हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, इतना तब तक आप कंप्लीट करिए।